नेहा को राजमा चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ही राजमा चावल बनने पर गुस्सा हो जाया करती थी। लेकिन नेहा की माँ सुमित्रा आए दिन अपनी बेटी को राजमा चावल बनाकर खिला दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा फिर से राजमा चावल बना देती है, जिसे देखकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ ये सब क्या है? आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर क्यों आप बार बार राजमा चावल बनाकर मेरे सामने रख देती हो? मैं बस तेरी जिद खत्म करना चाहती हूँ। अरे अब तू बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है। अरे इतना ड्रामा करेगी तो कैसे चलेगा? वैसे भी आज तो हमारे घर में है, कल को अपने ससुराल जाएगी और ससुराल जाने के बाद भी तू ऐसी हरकतें करेगी तो तेरे ससुराल वाले तेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे माँ, ससुराल वाले तो बाद में आते हैं, पहले तो आप लोग मेरे लिए हो। लेकिन आप लोग ही मेरी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखते हो, तो फिर मैं अपने ससुराल वालों से क्या ही उम्मीद करूँगी? आपको तो पता है ना कि मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बार बार राजमा चावल बनाकर खिला देती हो। बेटा मैं बहुत प्यार से तेरे लिए राजमा चावल बनाया है, एक बार तो खा के देख ले कि आखिर बने कैसे हैं। तुझे जरूर पसंद आएंगे और तू तो अच्छे से जानती है ना कि तेरे पापा को राजमा चावल कितने पसंद है, इसलिए मैं बार बार राजमा चावल ही बना देती हूँ। हाँ तो माँ एक काम करो ना, पापा को पसंद है तो पापा को ही खिलाओ, मुझे मत खिलाओ। जानबूझकर आप लोग मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते रहते हो। आपका राजमा चावल आपको ही मुबारक। इस तरह दोनों माँ बेटी के बीच बहस हो जाती है। पहले तो नेहा माँ की जिद करने पर राजमा चावल खा लिया करती थी, लेकिन अब नेहा वो खाना छोड़ दिया करती थी। उसकी इस हरकत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन नेहा के घर फिर से राजमा चावल बनते हैं और नेहा गुस्से में अपनी सहेली प्रीति के घर चली जाती है। अरे प्रीति, तेरे घर में क्या बना है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है यार। अब क्या हो गया? तेरे घर में खाना नहीं बना है क्या, या फिर तेरी माँ ने राजमा चावल बना दिए हैं? हाँ यार, मेरी माँ ने फिर से राजमा चावल बना दिया है। अरे तुझे मैं क्या बताऊँ, 50 बार मना कर चुकी हूँ अपनी माँ को कि मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज राजमा चावल मत बनाया करो। लेकिन मेरी माँ जानबूझकर मुझे बार बार राजमा चावल ही बनाकर खिला दिया करती है। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता भी है राजमा चावल कितने टेस्टी होते हैं, और ज्यादातर लड़कियों को ना राजमा चावल बहुत पसंद आते हैं। और एक तू है कि खाने में इतने ड्रामे कर रही है। अबे तू ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप मुझे ये बता कि तेरे घर में क्या बना है। मेरे घर तो कढ़ी चावल बने हैं, खाएगी क्या? चल ठीक है, जल्दी से कढ़ी चावल निकाल कर ले आ, मैं कढ़ी चावल ही खाऊंगी। प्रीति अपनी सहेली के लिए कढ़ी चावल लेकर आती है। नेहा बड़े मजे से कढ़ी चावल खा रही होती है, तभी प्रीति बोलती है, यार एक बात तो बता, अभी तो तू माँ बाप के पास है, इसीलिए इतने ड्रामे करती है। कल को तेरी शादी हो जाएगी और ससुराल में सभी को राजमा चावल पसंद होंगे, तो फिर क्या करेगी तू? अरे जब मैं अपनी माँ बाप के पास इतना ड्रामा करती हूँ तो सोच ससुराल में क्या करूँगी। फिर तो भगवान ही बचाए तेरे ससुराल वालों को। अरे नेहा, अभी वक्त है, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर ले थोड़ी। अरे यार तू मेरी दोस्त है ना, तो दोस्त बनकर रहा कर, गुरु माता बनने की कोशिश मत कर, जब देखो प्रवचन देने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नेहा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद खाया ही अपनी दोस्त के घर से खाना। अरे आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कल को तेरी शादी हो जाएगी और तेरे ससुराल में अगर राजमा चावल पसंद आएंगे लोगों को, तो तू क्या बनाएगी नहीं और खाएगी नहीं उनके साथ? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, उसका नाम रोहन है। लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट है दिखने में, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। कल वो तुझे देखने आ रहे हैं। अरे माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता आप लोगों ने। हर वक्त हर चीज में आपको अपनी मन मर्जी करनी होती है। अरे अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल तुझे शादी करनी ही है। और वैसे भी हम तेरे माँ बाप हैं, तो तेरा अच्छा ही चाहेंगे। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। परिवार वालों के जिद करने के कारण नेहा इस रिश्ते के लिए हाँ भर देती है। ऐसे ही अगले दिन रोहन अपने पूरे परिवार के साथ नेहा को देखने के लिए आता है, जहाँ रोहन और नेहा मन ही मन एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं। दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करके एक कमरे में उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ देते हैं। तभी नेहा रोहन से कहती है,
अच्छा, एक बात बताओ, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अगर सच बताऊं ना तो मुझे राजमा चावल पसंद है, वो भी मेरे माँ के हाथों का। मेरी माँ ना बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है। एक बार तुम खाओगी ना तो खाती रह जाओगी। और जो भी खाता है हमारे घर में ना वो बस खो जाता है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं माँ को, माँ राजमा चावल के बिना हम खाना नहीं खाएंगे। और माँ को मजबूरी में बनाना पड़ता है। हाँ, कई बार माँ मना भी करती है, कहते इतना राजमा चावल खाओगे तो दुख देगा, लेकिन हमारे लिए माँ बना देती है। वैसे सच बताऊं तो मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं राजमा चावल ना खाने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। अरे तुम एक बार मेरी माँ के हाथ का खाकर देखना, उसके बाद तुम तो बोलोगी और राजमा चावल की मैं फैन हो चुकी हूँ और मैं खाऊंगी तो सासू माँ के हाथ का राजमा चावल, और पागल हो जाओगी खाते खाते, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारे राजमा चावल ट्राई किए हैं, पर मुझे कभी भी किसी के हाथ के राजमा चावल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वैसे मुझे यकीन तो है कि हमारी शादी होकर रहेगी, और शादी के बाद मेरी माँ जब राजमा चावल बनाएंगी ना तब खाकर देख लेना, पता चल जाएगा कि तुम्हें पसंद आती है या नहीं। आखिरकार दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद नेहा की सास कविता खाना बनाने में बड़ी ही माहिर थी। कविता अपनी बहू के लिए राजमा चावल बना कर लाती है और अपनी बहू को राजमा चावल देते हुए बोलती है, नेहा बहू, ये ले गर्मा गर्म राजमा चावल। आज तेरे ससुराल में तेरा पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से तुझे राजमा चावल बनाकर खिलाऊं। सुना है रोहन से कि तुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक बार तो मेरे हाथ का राजमा चावल खा कर तो देख। माँ जी माफ करना, मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब बेकार में मुझसे जिद मत कीजिएगा, आप ये खाना किसी और को दे दीजिए। अरे बेटा, तू ये तो देख कि मैं तेरी सास नहीं बल्कि माँ हूँ, और अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। मेरे लिए एक बार ही राजमा चावल खा कर देख। सास के जिद करने पर नेहा राजमा चावल खा लेती है। सास के हाथ के राजमा चावल नेहा को बहुत स्वाद लगते हैं और देखते ही देखते नेहा पूरी प्लेट साफ कर देती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी राजमा चावल तो सच में बहुत टेस्टी है, क्या मुझे एक प्लेट और राजमा चावल मिलेगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं, रुक, मैं अभी तेरे लिए फिर से राजमा चावल लेकर आती हूँ। सच बताऊँ माँ जी, मुझे इतना टेस्टी राजमा चावल आज तक नहीं मिला जितना टेस्टी आप बनाती हो। शादी से पहले मैं राजमा चावल खाने में बहुत ड्रामा किया करती थी, पर अब मेरा सारा ड्रामा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे इतना टेस्टी राजमा चावल जो मिल गया है अब जाकर मुझे मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुझे मेरे हाथ का राजमा चावल बहुत पसंद आया है। रुक जा बेटा, मैं अभी तेरे लिए और लेकर आती हूँ। नेहा की सास फिर से नेहा के लिए प्लेट में राजमा चावल लाती है। नेहा पेट भर के रात को राजमा चावल खाती है। नेहा को अपने ससुराल के राजमा चावल बहुत पसंद आ जाते हैं और अब दोबारा नेहा राजमा चावल खाने को लेकर ड्रामे नहीं करती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ राजमा चावल खाती है। निशा अपनी माँ कविता से परेशान होकर बोलती है, माँ आप साफ साफ बोल दीजिए कि बार बार ऐसे हमारे घर ना आया करे। अरे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये लोग बार बार मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाते हैं और फिर हम में ही कमी निकालते हैं कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करती हूँ, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इन्हें बोल दीजिए साफ साफ कि बार बार हमारे घर पर ना आए। अरे ऐसे कैसे बोल दूं कि हमारे घर ना आए? तू भी जानती है ना, घर पर मेहमान आते हैं तो मेहमान को हम भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान को हम घर से निकाल नहीं सकते हैं। अगर तुझे ये लोग पसंद नहीं है तो एक काम कर, तू खुद ही बोल दे कि हमारे घर पर ना आए। मुझे क्यों बुरा बना रही है तू? मैं नहीं बोलने वाली, तुझे बोलना है तो तू बोल दे। तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो तू ही बोल। माँ आप भी ना, आपको पता है ना कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको कुछ नहीं कहती हो, सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, बाबा इनको आना अच्छा लगता है ना तो मैं भी कुछ नहीं बोलती। ये बात तो इन लोगों को खुद समझनी चाहिए कि किसी के घर एक बार आना होता है, दो दो बार नहीं आना होता, लेकिन बार बार आना अच्छा नहीं लगता। अरे सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा तो बोलने पर मजबूर भी नहीं करना चाहिए उसको। दोनों माँ बेटी बात कर रही होती हैं कि तभी उनके मेहमान शकुंतला देवी रसोई में आ जाती है और उनसे कहती है, अरे क्या बात है, कुछ ज्यादा ही देर से माँ बेटी बात कर रही हैं। कुछ खास बात हो रही है क्या जो मेरे सामने नहीं हो सकती है? वैसे मैं इतनी देर से बाहर इंतजार कर रही हूँ,
मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी नहीं आया, कुछ बना भी है या नहीं। वैसे मैं ज्यादा कुछ भारी नहीं खाऊंगी, अभी नाश्ते के लिए मेरे लिए पकोड़े बना दो, वही बहुत है। वो क्या है ना, ज्यादा भारी खाती हूँ तो पेट में दिक्कत हो जाती है। हाँ बुआ जी, ज्यादा भारी तो खाना भी नहीं चाहिए। और पकोड़े कौन सा भारी नाश्ता होते हैं, पकोड़े तो हल्का नाश्ता होते हैं। हम भी आपके लिए बना देते हैं। और कोई फरमाइश आपकी बुआ जी? आप तो मेरी लाडली हो, आप जो बोलोगी ना मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। अरे निशा, तू क्या बातें करने लग गई? जल्दी जल्दी से काम कर ले। शकुंतला दीदी आप यहाँ क्यों आई हैं? आवाज लगा दी होती, मैं खुद ही बाहर आ जाती। अब बाहर चल के बैठते हैं, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। निशा तू तब तक पकोड़े बना दे, मैं बाहर शकुंतला दीदी के साथ बैठी हुई हूँ। निशा अपने घर के मेहमानों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जब भी कोई आता तो सारे काम निशा को करने पड़ते थे और फिर निशा के काम में सब लोग काम में भी कमी निकाल दिया करते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शकुंतला देवी घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद निशा अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ शकुंतला जाती है और निशा से कहती है, अरे निशा, इतनी सुबह हो गई और अब तक तू सो रही है। अरे ये कौन सा टाइम है सोने का, इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। चल अब उठ भी जाओ और घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटा दो। देख तेरी माँ घर के काम कर रही है और तू आराम से सो रही है, उठ जा बेटा। बुआ जी मुझे सोने दो, कल मैं काफी देर तक रात में पढ़ाई कर रही थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और अब आप आके मुझे उठाने के लिए, मुझे सोने दीजिए। सच में मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, अगर अभी मेरी नींद टूट गई ना तो पूरे दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा। आजकल के बच्चों का तो वैसे भी बिना बात के मूड खराब रहता है, और अगर लेट से उठेगी तब तो मूड खराब होना ही है ना। चल बेटा जल्दी उठ जा, मुझे देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब उठ जा। पढ़ाई लिखाई रात में नहीं बल्कि दिन में करनी चाहिए। रात में क्या समय होता है पढ़ाई लिखाई करने का। शकुंतला की बातों से निशा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में उठकर वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। शकुंतला बार बार निशा की चीजों में घुसे जाया करती थी, जिस वजह से निशा को बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपना सामान मांगते हुए निशा और कविता से कहती है, वैसे इस बार मैं काफी ज्यादा दिन रुक गई हूँ, पर अच्छा लगा तुम लोगों के साथ इतना समय बिताकर। अब मैं चलती हूँ, कभी फिर मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। आप जा रही हो बुआ? चलो ठीक है, आप ध्यान से जाना। और हाँ, अगर मौका नहीं मिले ना तो कोई जरूरत नहीं है आने की, हम फोन पर भी तो बातें कर लेंगे। चलिए आप जाइए। शकुंतला वहीं पर थोड़ी देर बैठी होती है कि तभी शकुंतला का दूर का भतीजा अनिरुद्ध आता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। अनिरुद्ध को देखकर निशा की नजर उस पर अटक जाती है। तभी शकुंतला कहती है, चल अनिरुद्ध बेटा। बुआ जी आपने बताया नहीं कि ये कौन है? अरे ये तो मेरा दूर का भतीजा है। नहीं बुआ जी, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। अरे आप अभी कुछ दिन पहले ही आई थी और इतनी जल्दी जा रही हो। बुआ जी एक आप ही हो जिसे मुझे आप पर अपना एहसास होता है, और आप ही चली जाओगी तो मुझे कितना अकेला लगेगा ना। मैं आपको कैसे जाने दूंगी? आप यहीं रुकी रहो। और आप मना कर रही हो, आप चाहे तो ना आपका दूर का भतीजा भी यहीं रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो आप बैग लेकर जाने की बात कर रही हो? अनिरुद्ध को देखकर निशा का तो पूरा दिमाग और दिल सब कुछ घूम चुका था, क्योंकि जो बुआ को अपने घर में देखना बर्दाश्त नहीं करती थी, वो खुद उन्हें ही रोकने पर मजबूर हो गई थी। शकुंतला भी अब कई दिन वहाँ पर रुकने वाली थी और शकुंतला की वजह से उसका भतीजा अनिरुद्ध भी। निशा अब बार बार अनिरुद्ध के आसपास ही घूमती रहती थी, बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध किताब पढ़ रहा होता है और अनिरुद्ध को देखकर निशा खुद से कहती है, हे भगवान, आपने भी क्या मेहरबानी की है मेरे ऊपर। मेरे को मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मेहमानों को देखकर तो मेरा खून सा जल जाता था, इस वजह से मैं इतनी पतली हो गई हूँ। लेकिन इतना खूबसूरत मेहमान वो भी मेरे घर आया है। भगवान जी मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब बस थोड़ी सी उनसे बातचीत हो जाए तो बस मुझे मेहमानों से प्यार भी हो जाएगा। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हाँ, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी, आप सिंगल हो या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? इसका मतलब एज अ फ्रेंड बता दीजिए, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना आपकी? नहीं। बस एक दिन में इतनी ज्यादा खुशी है भगवान। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं मर ना जाऊं। और कैसी बात बताई है, ये भी नहीं बोल पा रही हूँ सीधे मुंह कि खूबसूरत मेहमान मेरे दिल में सीधा वार कर रहा है। वैसे आप क्या करती हैं? आपको देखती हूँ। मतलब? कुछ नहीं, मैं तो बस घर पर ही रहकर अपनी बुक्स पढ़ती हूँ। आपको भी बुक दूं पढ़ने के लिए? निशा और अनिरुद्ध धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं।
निशा को अनिरुद्ध अब काफी ज्यादा पसंद आ गया था और अब वो अनिरुद्ध को खुद से ज्यादा मानने लगी थी। निशा अनिरुद्ध की दोस्ती को देखकर शकुंतला कविता से कहती है, देखा कविता, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी। निशा के लिए अनिरुद्ध बिल्कुल सही है, तभी तो निशा अनिरुद्ध से बात करती है और उसके साथ ज्यादा खुश रहती है। मैंने इसलिए अनिरुद्ध को यहाँ बुला लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि निशा मुझे यहाँ खुद ही रुकने के लिए इतना दबाव बनाएगी। अब तो मैं कहती हूँ एक बार निशा से इस बारे में बात कर ले और सही रहा सब कुछ तो हम रिश्ता भी तय कर देंगे। निशा अपनी बुआ की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से बहुत ज्यादा खुश होती है और तुरंत जाकर अपनी बुआ को गले लगाकर कहती है, बुआ जी, अब तक तो मुझे मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन आपने इस खूबसूरत मेहमान की वजह से मुझे मेहमानों से प्यार करवाना सिखा दिया। निशा का खूबसूरत मेहमान अब उसका जीवन साथी बनने वाला था। इस वजह से अब निशा अब ज्यादा खुश रहने लगी थी और अब सब कुछ निशा के साथ सही हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।